नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। पश्चिम बंगाल में नतीजे आने के बाद से ही जो हालात हैं, वो भयावह हैं और यही हाल विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद भी हुए थे। उस समय भी भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व ने एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी पश्चिम बंगाल भेजी थी और इस बार भी भेजी है। उस कमेटी ने लोगों की सुनवाई की है, उस पर एक रिपोर्ट बनाई है। वो रिपोर्ट उन्होंने भाजपा नेतृत्व को दी है। जाहिर है ये रिपोर्ट गृह मंत्री के पास भी जाएगी, प्रधानमंत्री के पास भी जाएगी। और ऐसा नहीं है कि जो रिपोर्ट तैयार की गई है या जो लोगों ने इस कमेटी से कहा है, जो पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद और उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी और राज्यसभा सांसद ब्रजलाल और विप्लव देव के नेतृत्व में वहां पर गई थी। जो कुछ लोगों ने उनसे कहा है, इसके बारे में मीडिया में, खास तौर से सोशल मीडिया में लगातार आता रहा है। ये मामले हाई कोर्ट तक भी पहुंचे हैं और गवर्नर हाउस से भी लगातार ये बातें कही गई हैं। बल्कि इधर कुछ घटनाएं ऐसी हुई हैं जिनकी वजह से गवर्नर को राजभवन पर तैनात जो पुलिस है, उसको अपनी चौकी वहां से हटाने के आदेश तक देने पड़े हैं। कलकत्ता हाई कोर्ट को ये पूछने के लिए बाध्य होना पड़ा ममता बनर्जी सरकार से कि क्या गवर्नर को राजभवन में हाउस अरेस्ट किया हुआ है, कि वो पीड़ितों से नहीं मिल सकते हैं और धारा 144 का बहाना बना करके आप वहाँ जब लोग अपनी व्यथा कथा राज्यपाल को सुनाने के लिए पहुंचते हैं तो उनको रोक देते हैं। ये सिचुएशंस पैदा हो गई हैं पश्चिम बंगाल में। लेकिन लोग ये पूछ रहे हैं कि साहब, विधानसभा चुनाव के बाद भी जम करके हिंसा हुई थी, टारगेट बनाया गया था। और किसको टारगेट बनाया गया था? भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों को टारगेट बनाया गया था। उनके ऑफिसेज में आग तक लगाई गई थी, उनके घरों को लूटा गया था, उनकी महिलाओं को भी नहीं बख्शा गया था। बड़े पैमाने पर उस समय पलायन हुआ था और तब के राज्यपाल और अब के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जब पीड़ितों से मिलने के लिए जो पलायन करके पड़ोसी राज्यों में पहुंच गए थे, वहां जाने के लिए उन्होंने राज्य सरकार से विमान की मांग की थी, हेलीकॉप्टर की मांग की थी, तो उनकी मांग को ठुकरा दिया गया था। इसके बाद जो गृह मंत्रालय के पास विमान होते हैं, उसको लेकर के गवर्नर जगदीप धनखड़ पीड़ितों से मिलने के लिए गए थे और कमोबेश वही हालात इस समय जो राज्यपाल हैं उनके सामने पेश किए जा रहे हैं। और यही वजह है कि जो गवर्नर हैं वो बहुत नाराज हैं पश्चिम बंगाल सरकार से। सीवी आनंद बोस ने यहाँ तक कह दिया है राजभवन से पुलिस हटा लीजिए। और चूंकि पीड़ितों से वो बाद में मिले भी हैं और वहाँ के जो सीन आ रहे हैं वो बहुत ही चौंकाने वाले हैं, वेदना से ओतप्रोत हैं। और शुभेंदु अधिकारी इन लोगों को लेकर के वहां पहुंचे थे। इस पर डिटेल जानकारी आपको देंगे कि क्या क्या हुआ। लेकिन इससे पहले मैं आपको दो वीडियो सुनवाना चाहता हूं। इससे आपको पता लगेगा कि एक्चुअल में पश्चिम बंगाल की स्थितियां परिस्थितियां कितनी विषम हो चुकी हैं, कितनी पेचीदा हो चुकी हैं और वहां पर जो कानून का राज है, जो कानून का शासन है, वो पूरी तरीके से जैसे ध्वस्त होकर के रह गया है। और इससे भी ज्यादा आश्चर्य की बात यह है, दोनों समय
विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद भी जो हिंसा हुई थी, उस समय भी ममता बनर्जी की जो चुप्पी है, और इस समय भी ममता बनर्जी सरकार जिस तरीके से चुप करके बैठ गई है और वहाँ के टीएमसी के विधायकों, कॉरपोरेटर और दूसरे पदाधिकारियों पर जो आरोप लग रहे हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी समर्थकों, नागरिकों, पदाधिकारियों के घरों पर जा रहे हैं, तोड़-फोड़ कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं, हिंसा का शिकार बना रहे हैं। ऐसे में राज्य की मशीनरी अगर चुप करके बैठी है, तो इसका सीधा-सा मतलब ये निकाला जाएगा कि वो ममता बनर्जी के शह पर ऐसा कर रहे हैं और ममता बनर्जी एक बार फिर गंभीर सवालों के घेरे में हैं। ब्रजलाल एक गांव में गए, फैक्ट फाइंडिंग कमेटी गई, वहां के हालात देख करके उन्होंने जो कुछ बताया है मौके से, जरा उसको सुनिए। क्या बता रहे हैं, क्या कह रहे हैं वो। के निर्देशन पर यहाँ 4 सांसदों की टीम आई है। माननीय रविशंकर प्रसाद जी, विप्लव देव जी, मैं हूँ और कविता पाटीदार जी। यहाँ हम अलबेरिया गांव में आए हैं। अलबेरिया गांव ये दलितों का है, अल्ताबेरिया। हम अभी अंदर गए थे। यहाँ देखिए गांव खाली पड़ा है। ये अभिषेक बनर्जी का क्षेत्र है। अभिषेक बनर्जी जो ममता बनर्जी के भतीजे हैं, और ये है कि चुनाव के बाद भी आज तक लोग लौटे नहीं हैं, घरों से गायब हैं। ये दलित हैं, आदिवासी हैं, ये मछली पालन करते हैं, मजदूरी करते हैं और गांव में नहीं आ सकते। पूरा गांव खाली है। और ये ममता बनर्जी जो अपने को गरीबों का हितैषी कहते हैं, इन दलितों के दशा इनको नहीं दिखाई पड़ती। इनके जो मुर्गी थे, गाय थी और जानवर थे, इनके तृणमूल के गुंडे लूट ले गए हैं। बेघर हैं, डर के मारे आ नहीं रहे हैं। लेकिन ममता बनर्जी याद रखना, इन गरीबों की जो हाय है वो जो है तृणमूल कांग्रेस का बंगाल से नेस्त नाबूद कर देगी। ये ब्रजलाल थे मौके पर एक गांव में हरिजनों की, दलितों की बस्ती में थे और वहां ये बता रहे हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी के समर्थक थे, पलायन करने के लिए मजबूर हो गए और अभी तक भी गांव में लौटे नहीं हैं। चुनाव से पहले का एक ऑडियो सुनिए ममता बनर्जी का। ये वीडियो है लेकिन मैंने केवल ऑडियो आपको सुनवाने का फैसला किया, क्योंकि कई बार कॉपीराइट के इश्यू हो जाते हैं। कुछ एजेंसियां जब इस तरह के वीडियो जारी करते हैं, अगर हम उनको प्ले कर दें, तो ऑडियो सुनिए कि ममता बनर्जी ने किस तरह की धमकी दी थी चुनाव से पहले। भारतीय जनता पार्टी की मदद करोगे तो तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। याद रखना, बीजेपी को मदद मत करो। बीजेपी का अगर तुम लोग मदद करोगे कोई, तो अल्लाह का कसम आप लोगों को कोई माफी नहीं करेगा। हम तो माफी नहीं करेंगे। ये लड़ाई में हम लड़ाई करेंगे, हम लड़ेंगे, हम लड़ेंगे नहीं। जो काफिर है, जो कापुरुष है, वो डरते हैं, वो मरते हैं। जो लड़ते हैं वो जिंदा रहते हैं, वो बचते हैं, वो काम करते हैं। ये उस समय भी काफी वायरल हुआ था, ममता बनर्जी की खुली धमकी। और अकेले ममता बनर्जी की खुली धमकी नहीं, वो तो खैर चीफ मिनिस्टर हैं, वो अगर इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रही हैं और उनके खिलाफ चुनाव आयोग कुछ कर भी नहीं रहा है, इनके अलावा भी इनके एमएलए, इनके दूसरे सांसद वगैरह, पदाधिकारी वगैरह, वो अलग अलग क्षेत्रों में गए थे और लोगों को उन्होंने जम करके धमकाया था कि अगर आप लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को वोट किया तो आप लोगों का जो हाल होगा उसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। रविशंकर प्रसाद, विप्लव देव
ब्रजलाल और एक लोकल एमएलए, इनकी अगुवाई में फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने वहां अलग-अलग हिस्सों में जाकर के लोगों से मुलाकात की है, उनकी बात सुनी है। और कलकत्ता स्थित भारतीय जनता पार्टी का जो दफ्तर है, वहां भी सुनते हैं कि करीब 100 परिवार शरण लिए हुए हैं, वहीं वो खा पी रहे हैं। दहशत का आलम ये है कि वो अपने घरों को लौटने की हिम्मत भी नहीं जुटा पा रहे हैं। इस कमेटी ने क्या बताया है? इनका कहना ये है कि साहब हम यानी रविशंकर प्रसाद, त्रिपुरा के पूर्व मुख्यमंत्री विप्लव देव और जो ब्रजलाल और अग्निमित्रा पॉल जो एमएलए हैं, ये सब 24 परगना जिले में जाकर के पीड़ितों से मिले। और रविशंकर प्रसाद ने कहा कि हर जगह की एक ही कहानी है। भारतीय जनता पार्टी के लिए काम किया है तो पिटोगे, गांव में घुस नहीं सकोगे, तुम्हारी पत्नी, तुम्हारे माँ बाप, इन सब के साथ भी हिंसा की जाएगी। उन्होंने ममता बनर्जी से ये पूछा है कि यही आपकी सरकार है? महिलाओं तक को नहीं छोड़ा जा रहा है। कूच बिहार में हाल में टीएमसी के जो कार्यकर्ता थे, जो गुंडे थे, उन्होंने एक दलित लड़की के साथ बदसलूकी की है। पीड़िता से उन्होंने मुलाकात भी की और बकौल रविशंकर प्रसाद पीड़ित रो रहे हैं। ये बेहद गंभीर मामला है। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी को शर्म आनी चाहिए। पुलिस के सामने पीड़ितों ने ईमानदारी से अपनी पीड़ा रखी है, अपनी परेशानी रखी है। उन्होंने चेतावनी दी है कि पश्चिम बंगाल पुलिस ने पीड़ितों पर ही उल्टा केस ठोका है, तो राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय जनता पार्टी इसे गंभीरता से लेगी। उन्होंने कहा कि अगर उन पर पुलिस ने कोई दबाव दिया तो इसे स्वीकार नहीं किया जाएगा। कोलकाता के 6 मुरलीधर रोड स्थित भारतीय जनता पार्टी दफ्तर में 150 से ज्यादा कार्यकर्ता छिपे हुए हैं। जान बचाने के लिए वो परिवार के साथ यहीं सोते हैं, यानी परिवार भी साथ लेकर के आते हैं, यहीं खाना खाते हैं। 10 जून से वो सब कलकत्ता स्थित भारतीय जनता पार्टी दफ्तर में हैं और ये अधिकांश साउथ और नॉर्थ 24 परगना से हैं। उन्होंने ये भी बताया कि साहब उनके घरों पर पत्थरबाजी हुई है, जान से मारने की धमकी दी गई है, पार्टी का दफ्तर तोड़ा गया है, कार्यकर्ताओं के घरों पर ताला जड़ दिया गया है और हालात ये हैं कि हर तरफ पूरे पश्चिम बंगाल में इस समय एक दहशत का माहौल है। और जिस बात की मैं चर्चा कर रहा था, जो बंगाल के गवर्नर हैं, उन्होंने जो कोलकाता पुलिस को राजभवन पर जो उनकी चौकी है, उसको खाली करने के आदेश जारी किए हैं, इसलिए ताकि वहां पर पब्लिक प्लेटफॉर्म बनाया जा सके। और चौकी खाली करने के आदेश उनको क्यों देने पड़े? क्योंकि उन्होंने 13 जून को एक प्रतिनिधि मंडल को मुलाकात करने का समय दिया था। शुवेंदु अधिकारी के नेतृत्व में ये लोग वहां पहुंचने वाले थे और इनको ये कह करके रोक दिया गया कि साहब यहाँ धारा 144 लगी हुई है, आप गवर्नर से जाकर के मुलाकात नहीं कर सकते। और ये वो घटना थी जिसकी वजह से बाद में उन्होंने शुवेंदु अधिकारी के नेतृत्व में उन सबको बुलाया। और ये शुवेंदु अधिकारी को आप देख रहे हैं, दूसरे लोगों को देख रहे हैं जो हिंसा का शिकार हुए लोगों के फोटोग्राफ लेकर के बैठे हुए हैं और गवर्नर का इंतजार कर रहे हैं। शुवेंदु अधिकारी ने कलकत्ता पुलिस को लेटर लिख करके 19 जून को हिंसा के पीड़ितों के साथ राजभवन के बाहर धरना देने की इजाजत मांगी थी और उन्होंने लिखा कि अगर एक क्षेत्रीय पार्टी को राजनीतिक कार्यक्रम करने की इजाजत मिल सकती है तो भाजपा जैसी राष्ट्रीय पार्टी को भी ये इजाजत मिलनी चाहिए।
और इस लेटर के बाद 13 जून को पुलिस ने भारतीय जनता पार्टी नेता और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष शुवेंदु अधिकारी और चुनाव के बाद जारी हिंसा के पीड़ितों को राजभवन जाने से रोक दिया। पुलिस ने कारण दिया कि राजभवन के आसपास 144 लागू है, किसी तरह का प्रदर्शन या धरना नहीं हो सकता है। और इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि शुवेंदु अधिकारी और एक अन्य व्यक्ति ने पुलिस के खिलाफ कलकत्ता हाईकोर्ट में याचिका दर्ज की और शुक्रवार को कलकत्ता हाईकोर्ट ने कहा कि अगर राजभवन की तरफ से इजाजत मिलती है तो शुवेंदु अधिकारी और हिंसा पीड़ित लोग गवर्नर से मिलकर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। जस्टिस अमृता सिन्हा की सिंगल बेंच ने पश्चिम बंगाल के एडवोकेट जनरल से यह भी पूछा था कि क्या गवर्नर को हाउस अरेस्ट में रखा गया है। अगर ऐसा नहीं है तो इन लोगों को राजभवन जाकर गवर्नर से मिलने क्यों नहीं दिया जा रहा है। बॉस ने यह कहा था कि ममता सरकार संविधान का उल्लंघन कर रही है। 14 जून को उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी गवर्नर ने, सीवी आनंद बोस ने, और उन्होंने कहा था कि मैंने इन सभी लोगों को राजभवन आने और मुझसे मिलने के लिए लिखित इजाजत दी थी, इसके बावजूद उन्हें राजभवन आने से रोका गया। मैं जानकर के हैरान हूं कि कुछ कारण बताकर इन सभी लोगों को अपने लोकतांत्रिक अधिकारों का इस्तेमाल करने से रोका गया। और गवर्नर ने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री संवैधानिक नियमों का उल्लंघन नहीं कर सकती। मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि सरकार अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करे। राज्य में मौत का तांडव हो रहा है। पंचायत चुनाव के दौरान मैंने अपनी आंखों से देखा। मैं राज्य में कई जगह गया था। इन चुनाव में भी हिंसा, हत्या, डराने धमकाने के कई मामले सामने आए हैं। ये जारी नहीं रह सकता है। और उन्होंने ये भी कहा कि सबसे खराब बात यह है कि जब गरीब लोग मुझसे मिलकर अपनी परेशानी बताने आए तो उन्हें रोक दिया गया। मैं जनता का गवर्नर बनना चाहता हूं, इसलिए मैं लोगों से मिलता हूं, उनके साथ वक्त बिताता हूं। सरकार को अपनी ड्यूटी पूरी करनी होगी। अगर सरकार अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाती है तो संविधान को अपना कर्तव्य निभाना पड़ेगा। और ये जो गवर्नर ने कहा है कि संविधान को अपना कर्तव्य निभाना पड़ेगा, लोग तो यही पूछ रहे हैं कि विधानसभा चुनाव के बाद भी केंद्र सरकार को रिपोर्ट मिली थी। अब लोकसभा चुनाव के समय के बाद भी जब हिंसा हुई है तो सेंट्रल गवर्नमेंट को और बीजेपी जो नेतृत्व है उसको वहां की रिपोर्ट मिल रही है और सारी रिपोर्ट ये बता रही हैं कि वहां कानून का शासन समाप्त हो चुका है। इसके बावजूद जो केंद्र की चुप्पी है, जो प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की चुप्पी है, वो बहुत बड़े सवाल भी खड़े कर रही है। और लोगों का ऐसा ना हो जाए कि भारतीय जनता पार्टी से पूरी तरीके से मोह भंग हो जाए इस चुप्पी के चलते। क्योंकि आप जरा अंदाजा लगाइए कि साहब जब लोकसभा चुनाव होने वाले थे तब किस तरह की बातें हो रही थी, तब क्या बताया जा रहा था कि वहां की जो सिचुएशन है उससे ऐसा लगता है कि साहब इस बार भारतीय जनता पार्टी वहां बहुत बेहतर प्रदर्शन करेगी। लेकिन स्क्रीन पर जरा देखिए नतीजे क्या आए हैं। टोटल जो वहां लोकसभा सीटें हैं वो 42 हैं। तृणमूल कांग्रेस ने इस बार 29 सीटें जीत ली। भारतीय जनता पार्टी जिसको 2019 में 18 सीटें मिली थी वो 12 सीटों पर अटक करके रह गई और एक सीट कांग्रेस ने जीती। ये नतीजे बताते हैं कि साहब जो ममता बनर्जी की और उनके दूसरे नेताओं की धमकियां थी कि अगर भारतीय जनता पार्टी को आपने मदद की तो अल्लाह कसम, फिर से सुन लेते हैं क्या कहा था उन्होंने, सुनिए। याद रखना, बीजेपी को मदद मत करो। बीजेपी का अगर तुम लोग मदद करोगे कोई तो अल्लाह का कसम आप लोगों को कोई माफी नहीं करेगा। हम तो माफी नहीं करेंगे। हे लड़ाई में हम लड़ाई करेंगे, हम लड़ेंगे, हम लड़ेंगे नहीं। जो काफिर है, जो कापुरुष है, वो डरते हैं
वो मरते हैं, जो लड़ते हैं वो जिंदा रहते हैं, वो बचते हैं, वो काम करते हैं। यानी जमकर के वो इस बयान में भी राजनीति कर रही थी, काफिर शब्द का इस्तेमाल कर रही थी, अल्लाह की कसम कह रही थी, छोड़ेंगे नहीं, खुली धमकी दे रही थी। कोई मुख्यमंत्री पद पर बैठ करके इस तरह का वक्तव्य जारी करे और चुनाव आयोग भी कुछ ना करे, कोई कोर्ट भी संज्ञान ना ले और सेंट्रल गवर्नमेंट भी अब रिपोर्ट आने के बाद अगर चुप रहेगी और पश्चिम बंगाल सरकार को दंडित नहीं करेगी, तो आप ये तय मान करके चलिए कि जो हाल ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में कांग्रेस का कर दिया है, वामपंथियों का कर दिया है, वही हाल देर सवेर भारतीय जनता पार्टी का भी होने वाला है। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में लगे बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।